पूरी दुनिया दुलेरा को देख रही है। द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग कि इंडिया इज गोइंग टू बिकम द सेमीकंडक्टर हब। अब कौन कौन सी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो अपना सेटअप कर रही है या इंटरेस्ट शो कर रही है इस दुलेरा स्मार्ट सिटी के लिए? और एक वेल प्लान सिटी का ये आरंभ है। मुझे लगता है काफी लोगों को ये नॉलेज, ये चीजें पता भी नहीं होंगी कि एक्चुअल में ये काफी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। दुलेरा को क्या बनना है दोस्त? दुलेरा को बनना है। सरकार बदल गई तो क्या? जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज से 20 साल पहले क्रिएट होता था, जो आज क्रिएट हो रहा है, एकदम मॉडर्न है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, जो वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बी रेडी फॉर द टेक ऑफ। हाय गाइस, आई एम योर होस्ट अंकित सिंह एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टेट इंडिया। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें धुलेरा स्मार्ट सिटी की पूरी इनसाइड नॉलेज दी है A to Z। मुझे लगता है इसके अलावा और कोई सवाल आपका हो सकता है धुलेरा से रिलेटेड, डजंट मैटर आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 15 की कर रहे हैं या 50 लाख की कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ जो गेस्ट हैं जो पूरी दोबारा से पूरा सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। क्योंकि इस सीरीज में हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड जो था जिसमें हम लोगों ने कवर करा था प्रोजेक्ट लीगैलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशंस कौन कौन से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक ऑलरेडी शेयर, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि आज हम जिस एपिसोड में टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट। इसके बाद वी विल बी कवरिंग गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज क्या क्या है, देन विल बी टॉकिंग अबाउट प्राइसिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिटर्न, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट कौन कौन से रिस्क और कंसर्न्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो ये पांचों की पांचों टॉपिक को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए इतना कंटेंट बनाते हैं और आपके नियर एंड डियर में कोई भी है जो लेना चाहता है प्रॉपर्टी या ले चुका है, आप उसको हमारी वीडियो या हमारी सीरीज शेयर जरूर करना। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वेलकम करता हूं हमारे जो गेस्ट हैं जिन्होंने पुराना पॉडकास्ट भी हमारे साथ बहुत अच्छा किया। 1 मिलियन व्यूज वी गॉट ऑन सोशल मीडिया एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर दैट। तो उसके बाद फिर हमने सीरीज स्टार्ट करी जिसमें हम अब बिल्कुल एंड तक हम ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपका होगा और हम इसको कवर ना करें। सो कुछ सवाल हैं जो कस्टमर्स के अमूमन रहते हैं, जैसे पॉडकास्ट में आए तो वो सवाल जो है मैं इनसे पूछूंगा, उनका जवाब मुझे लगा पॉडकास्ट के थ्रू ही बेटर है देना। सो वेलकम सर, वेलकम संजय सर। थैंक यू अंकित जी मुझे इनवाइट करने के लिए। और जैसे कि मैं हर बार आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके दर्शकों को, हमारे दर्शकों को टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई विल ट्राई टू आंसर इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो बाकी आई एम एट योर डिस्पोजल। वंडरफुल। सो हर बार की तरह 15-20 क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चंस नहीं है, कमेंट्स हैं जो लोगों के सवाल हैं वो आज पूछेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन जो एक कस्टमर का है दैट इज व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैं रोड की बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, वाटर या सीवरेज का आज करंटली क्या स्टेटस है सर? देखिए, वो बताइए। देखिए हमने दुलेरा के बारे में काफ़ी बात करी, उसके फ्यूचर के बारे में, उसके पोटेंशियल के बारे में, वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। लेकिन जैसे कि आई थिंक हम लोगों ने हाइपोथेटिकल डिस्कशन बहुत ज़्यादा करी है। अब उसके ऑन ग्राउंड हम लोग बात करेंगे कि क्या एक्टिविटीज़ अभी तक वहाँ पे हो चुकी हैं, मतलब कि जो ऑन ग्राउंड दिख रही है। मुझे तो लगता है हाइपोथेटिकल बात करने के बाद भी 1.5 घंटे का पॉडकास्ट किया हमारा। तो नहीं देखिए, बिकॉज दुलेरा के बारे में इतना आगे फ्यूचर में इसका वो स्कोप है कि मुझे आप बोलो तो मैं घंटों इसके ऊपर बात कर सकता हूं। I was about to say that कि मतलब घंटों बोल सकते हैं इसके मेरा जो पैशन, जो मुझे इसके साथ जो जुड़ाव है, जो लगाव है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फ्यूचर दिख रहा है कि किस तरीके से वहाँ पे वेल्थ क्रिएशन हमारे कंट्री के लिए, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, फॉर द कंट्री ऑल्सो बिकमिंग अ सुपर पावर हाउस, पावरफुल कंट्री, तो वो बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करें रोड्स की। देखिए वहाँ पर 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का जो एक्टिवेशन एरिया जो भी रेडी है, उसमें 70 किलोमीटर्स की रोड बन के रेडी है। और ये रोड्स की विड्थ जो है 18 मीटर से लेकर 70 मीटर्स तक की, 18 से 70 मीटर तक की विड्थ है। और ये 70 मीटर की रोड्स जो है परफेक्टली एकदम रेडी है। उसके अलावा हम बात करें सबसे पहले अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ की, तो जैसा कि मैंने अपने हमारे पिछले पॉडकास्ट में हम लोगों ने जिक्र करा था कि सारी जो चीज़ें अंडरग्राउंड हैं, आपकी जो गैस की, वाटर की, स्टॉर्म वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, सीवरेज की, जो सारी डक्ट्स है वो अंडरग्राउंड है, ताकि आपकी जो रोड है वो हमेशा 100 साल तक डिग फ्री रहे। और वो सब जो है ऑलरेडी इस एक्टिवेशन एरिया में एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की। लीटर्स पर डे की जो कैपेसिटी का प्लांट ऑलरेडी वाटर ट्रीटमेंट का ऑपरेशनल है, उसकी कैपेसिटी 150 मिलियन लीटर्स पर डे तक एक्सपैंड की जा सकती है। सो योर वाटर इज़ देयर, योर रोड्स आर देयर,
योर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ वहाँ पे ऑलरेडी फंक्शनल है। इलेक्ट्रिसिटी एंड अब जब बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो जैसे कि हमने पॉडकास्ट में भी जिक्र करा था कि पूरे सिटी को जो है सोलर पावर से इसका इंतज़ाम किया जा रहा है। सो उसके लिए सोलर आपका ऑलरेडी 300 मेगावाट का सोलर प्लांट जो फंक्शनल है, और उसके लिए 2 सब स्टेशंस, जैसा कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए 2 सब स्टेशन ऑलरेडी फंक्शनल है। टोरेंट पावर कंपनी के पास इसका कॉन्ट्रैक्ट है, और वो जो आपके सब स्टेशन है वो फंक्शनल हैं, जो कि इस सिटी में अभी करंटली पावर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें आपकी जो वेस्ट वाटर सीवरेज की जो ट्रीटमेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो भी ऑलरेडी फंक्शनल है। उसकी कैपेसिटी भी 10 मिलियन लीटर्स पर डे की है, वो अप टू 20 मिलियन लीटर्स पर डे तक की कैपेसिटी एक्सपैंड हो सकता है। उसके बाद आपकी वाटर जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, उसके ट्रीटमेंट के लिए ऑलरेडी तकरीबन 20 मिलियन लीटर्स पर डे का जो प्लांट है वो ऑलरेडी फंक्शनल है, एंड इट कैन बी इंक्रीज अप टू 60 मिलियन लीटर्स पर डे। तो अब ये जो बेसिक, जैसे कि आपने मुझसे पूछा रोड का, आपका सीवरेज का, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है ऑलरेडी फंक्शनल है, जिसकी वजह से आज वहाँ पे ऑलरेडी कुछ कंपनीज फंक्शनल भी हैं। सो दिस इज द करंट स्टेटस ऑफ दी। मुझे लगता है काफ़ी लोगों को ये नॉलेज, ये चीज़ें पता भी नहीं होंगी कि एक्चुअल में ये काफ़ी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं आज। बिल्कुल 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 जी। तो ये एग्जिस्ट कर रही है, तभी वहाँ पे आगे धीरे धीरे देखिए ये एक नींव आप रख रहे हो धीरे धीरे, और एक वेल प्लान सिटी का ये आरंभ है। ये बिल्कुल एक शुरुआत होती है कि वेल प्लान सिटी अगर कोई आप बना रहे हो तो उसको थोड़ा यू टेक योर टाइम, बिकॉज कोई उसमें त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, कोई मिस्टेक्स ना हो आगे चल के। तो आप अपने ये जो मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर ये रेडी है, इसके बाद आपको धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली एक्सपैंड करना है, ताकि आप वो सब इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पर मौका दे सके। बिकॉज धुलेरा को क्या बनना है दोस्त, धुलेरा को बनना है मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरह से सिलिकॉन वैली अमेरिका में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में, इनफैक्ट नॉट अमेरिका, पूरे वर्ल्ड में फेमस है सिलिकॉन वैली। तो देखिए धुलेरा जो है आगे इसी तरह से, एक आपको मैं बता रहा हूँ, इट्स गोइंग टू बी फेमस लाइक दैट ओनली, बीइंग द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। और इतना बड़ा स्मार्ट सिटी बनना है तो मुझे लगता है ये बेसिक चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल इसी से शुरुआत होंगी। ये बेसिक जो है ये आज की डेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज से 20 साल पहले क्रिएट होता था, जो आज क्रिएट हो रहा है एकदम मॉडर्न है। ये मॉडर्न है विद ऑल सस्टेनेबल, और सस्टेनेबिलिटी का इसमें सबसे बड़ा खास ध्यान रखा गया है, क्योंकि ग्रीन सिटी है, प्लैटिनम का सिटी है। तो सस्टेनेबिलिटी विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन ये इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये सब आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ वेरी गुड, कीपिंग द फ्यूचर इन माइंड। वंडरफुल सर। मेरा अगला सवाल सर आपसे, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक धुलेरा की ग्रोथ के लिए? जो DMIC है वो कितना इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले एक DMIC का प्रोजेक्ट जो हम रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं धुलेरा के साथ, वो बताइए आप। देखिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये बहुत ही इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, फ्रॉम अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज योर इंडस्ट्रियल। देखिए गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाना, मेक इन इंडिया कैंपेन में। तो उसमें इन्होंने 8 स्मार्ट सिटीज़ को प्लान करा है ऑन दिस दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये तकरीबन 1500 किलोमीटर का ये जो रास्ता है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, जो कि जंक्शन पोर्ट मुंबई तक जाता है। तो इस कॉरिडोर पे 8 स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़ का गवर्नमेंट का प्लान है, और उसमें धुलेरा सबसे बड़ा है। और देखिए आपका GDP का जो आपके जो देश की जो कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, उसमें तकरीबन ये जो कॉरिडोर है इट कंट्रीब्यूट्स टू 40%। आप समझिए, क्योंकि गुजरात के पास सबसे बड़ा पोर्ट जो सबसे बड़ी जो कोस्टल लाइन है, गुजरात ही ऐसी स्टेट है जो कि सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है, और वो गुजरात अप्रॉक्सीमेटली इस दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इज़ द मेजर बैकबोन इस बिजनेस के लिए। तो वहाँ पे धुलेरा को बनाने का एक स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस है, इसीलिए उसको वहाँ उस जगह को चूज़ किया गया, बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस कि आगे फ्यूचर में यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है और जो पोर्ट के साथ इतने सारे तकरीबन आई थिंक 16 पोर्ट्स अभी गुजरात में ऑलरेडी फंक्शनल है। सो धुलेरा इज गोइंग टू बी द अनदर बिगेस्ट पोर्ट आने वाले फ्यूचर। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सारी इंडस्ट्रीज को तभी इसीलिए इसको बनाया गया, और इसलिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है उस पर धुलेरा का होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजिक मूव है इंडिया के लिए, बोथ फ्रॉम बिकमिंग अ पावर हाउस इन द फ्यूचर, एक ग्लोबल पावर बनने के लिए। सर इसी के साथ मेरा एक और सवाल है आपसे, जो ट्रांसपोर्ट का जो प्रोग्रेस है, वो कनेक्टिविटी जैसे हाईवे, एक्सप्रेसवे है, मेट्रो है, अपकमिंग धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका आज करंटली क्या प्रोग्रेस है? अगर मैं आज की डेट की बात करूं, क्योंकि अभी रिसेंटली आई थिंक आप हो क्या है
हफ्ते 10 दिन पहले जी। सो उसकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है सर? देखिए, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि जो आपका एक्सप्रेस वे है जो 250 मीटर चौड़ा, जिसकी हमने जिक्र करा था पिछले पॉडकास्ट में, जो कि अहमदाबाद से, बिकॉज अहमदाबाद कम्स ऑन द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे, तो उस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे अहमदाबाद से दुलेरा को कनेक्टिविटी एक वर्ल्ड क्लास लेवल की देनी बड़ी ज़रूरी थी। तो वो जो एक्सप्रेस वे है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका बन के तैयार है और अक्टूबर एंड में इट विल बी ओपन टू द पब्लिक। सो अक्टूबर एंड तक हो जाए। अक्टूबर एंड, तो आप अहमदाबाद से 45 मिनट्स में आप दुलेरा पहुंच रहे हैं। और अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूं तो, और अगर हम एयरपोर्ट की बात करें, उस पर तो इतनी पक्की खबर है कि अभी रिसेंटली आपके जो लोकसभा में पार्लियामेंट में ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि बाय दिसंबर 2025 दे आर गोइंग टू स्टार्ट द कार्गो एयरपोर्ट, शुरू हो जाएगा। और उसके लिए उन्होंने बहुत मतलब कि स्पेसिफिकली ये बोला है कि अब हमें और भी एक्सटेंशंस नहीं चाहिए। दिसंबर 2025 इज द फाइनल डेडलाइन जिस पे आपका एयरपोर्ट जो कार्गो है वो शुरू हो जाएगा। सर ये तो कार्गो है, बट पैसेंजर कब शुरू होगा? पैसेंजर जो है वो अगले 3 महीने में, उसके बाद मार्च 2026 का उनका टारगेट है। देखिए, सबसे पहले इस एरिया में जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है कार्गो को ऑपरेट करना, बिकॉज मटेरियल मूवमेंट एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री जो है इसको सेटअप करने में बहुत स्पेशलिटी चाहिए। सो मटेरियल मूवमेंट के लिए कार्गो का पहले ज़रूरत है, इसलिए गवर्नमेंट का टारगेट है, पहले फोकस है कि हम कार्गो को शुरू करें। देखो, मैन मूवमेंट आज की डेट में अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ही है, और ये एक्सप्रेस वे अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। 45 मिनट में आप एयरपोर्ट से यहाँ पे पहुँच जा रहे हो, तो इट्स जस्ट लाइक यू आर मूविंग इन अ सिटी। तो इतना मास लेवल पे जब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो मुझे लगता है पैसेंजर का तो रिक्वायरमेंट होगा क्योंकि नोबडी विल कम फ्रॉम अहमदाबाद टू ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम। नहीं, वो तो है ही, वो नेक्स्ट गोल है। लेकिन जो पहला गोल है वो ये है कि मटेरियल मूवमेंट फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए कार्गो के ऊपर जोर है और वो शुरू हो रहा है। अब हाउ अबाउट द मेट्रो, और उसके बाद आपने बात करी मेट्रो की। अब देखिए, मेट्रो जो है वो फ्रॉम गांधीनगर टू दुलेरा की कनेक्टिविटी अप्रूव्ड है ऑलरेडी। जो मेट्रो अप्रूव्ड है उसमें गांधीनगर में ऑलरेडी काम शुरू होकर वहाँ पे स्टेशन बनना शुरू हो चुका है। सर मैंने इसका एग्जांपल लूँगा दिल्ली एनसीआर से, क्योंकि मैंने नोएडा भी बहुत काम किया है, गुड़गांव भी किया है। नोएडा में ना यमुना एक्सप्रेसवे का कितने सालों से चलता आ रहा है कि मेट्रो आएगी, ऑल्दो गुड़गांव तक तो, ग्रेटर नोएडा तक तो पहुँच गई है। सो यमुना का आज भी जेवर एयरपोर्ट की जब कहानी शेर आया फाइनली इतने सालों के बाद जब जेवर एयरपोर्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, गवर्नमेंट ने अपना रुझान दिखाया और प्रॉपर्टी के प्राइस इतने हो गए कि आज 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए गज प्लॉट बिकता है। तो मेरा सवाल यही है कि मेट्रो आज भी नहीं सर वहाँ पे स्टार्ट हुई, तो ये दुलेरा में कितना साल लग जाएंगे? क्या यही स्टोरी रिपीट होने वाली है? देखिए, मैं किस जिसका आपने जेवर एयरपोर्ट का जिक्र करा, देखिए आई डोंट वांट टू स्पेसिफिकली कमेंट ऑन दैट, राइट। लोगों की धारणा अलग हो सकती है, लोगों का विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पूरी दुनिया दुलेरा को देख रही है। द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग कि इंडिया इज गोइंग टू बिकम द सेमीकंडक्टर हब। तो जब पूरी दोनों सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स मिलके वहाँ पे लगे हुए हैं, और इसके अलावा मतलब कॉर्पोरेट्स, इंडियन कॉर्पोरेट्स नहीं, आपके ताइवान के, यूएस के, आपके कोरिया के, ये सब कंपनीज वहाँ पे आ रही है। जापान इज द मेजर, आपका जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 50% का पार्टनर है। क्या रीज़न है? सी पोर्ट है, सारी कनेक्टिविटी है, और इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, तो सारी दुनिया की नज़र है। सर आप इसमें बिल्कुल निश्चित हो जाएं, वहाँ पे मेट्रो का काम चालू हो चुका है, और बहुत जल्द आई थिंक इन द नेक्स्ट बाय 2029 तक मुझे लगता है कि वहाँ पे मेट्रो जो है वो ऑपरेशन हो जाएगी। इस शहर को पावर कैसे आएगी? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सवाल पूछा था उसमें मैंने आपको बताया था कि शहर को 5000 मेगावाट का सोलर प्लांट है ना, एक सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। और कौन टेक केयर करेगा? और इसकी जो पार्टनरशिप है अभी तकरीबन 1000 मेगावाट का ऑलरेडी ऑपरेशन के लिए काम चल रहा है, जिसमें कि टाटा के साथ गुजरात का स्टेट गवर्नमेंट का टाई अप है, राइट। सो और डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली उन्होंने टोरेंट को दे रखी है। सो बेसिकली ये है कि आपका जो 1000 मेगावाट का प्लांट अभी 300 तो ऑपरेशनल है, अगले 700 मेगावाट जो है वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। तो आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल हो या वो कमर्शियल हो, सबको ये जो बिजली है, बिकॉज ग्रीन सिटी है तो सोलर जो है वही एक ज़रिया है इस सिटी को पावर देने का। सर कैन यू एक्सप्लेन
द अंडरग्राउंड यूटिलिटीज जैसे केबल है, केबल वाटर पाइपलाइन है, आईसीटी है, तो ये कैसे इम्प्लीमेंट होंगे इस स्मार्ट सिटी में? देखिए ये इसीलिए जो गवर्नमेंट ने इसका जो प्लग एंड प्ले जो मॉडल है ना, जो बहुत ही मतलब कि जो वो आपने बड़ा ही podcast में जिक्र किया था। बहुत ही क्रिटिकल है, जो कि प्लग एंड प्ले, बिकॉज प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड सिटी को ग्रो करना, डेवलप करना, जब आप प्लग एंड प्ले से ही कर सकते हैं। वो प्लग एंड प्ले का यही सिस्टम है कि आज जो एक्टिवेशन एरिया जो है उसमें ऑलरेडी अंडरग्राउंड आपकी 50 फीट नीचे जो है आपकी सारी डक्ट्स आज की डेट में फंक्शनल है। तो वो डक्ट्स की आपके प्लॉट साइज, अगर आपने 100 एकड़ का प्लॉट लिया है यहाँ पे एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, तो आपके वो गेट तक वो सारी सुविधाएं, चाहे वो पानी की हो, वाईफाई की हो, इलेक्ट्रिसिटी की हो, वेस्ट वाटर की हो, स्टॉर्म वाटर की हो, इंडस्ट्रियल एफलुएंट की हो, ये सारी व्यवस्था है। तब आप उसके ऊपर अपना इंडस्ट्री का कंस्ट्रक्शन जो है, आपको अपना प्लांट लगाना वो शुरू कर रहे हो। तो ये जो आपने पूछा कि अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, ये सारी ऑलरेडी फंक्शनल है और इसको कंट्रोल किया जाएगा थ्रू सेंसर बेस, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, सेंसर बेस आपके ABCD बिल्डिंग से। सो कोई भी फॉल्ट है आपकी, तो वो फॉल्ट जो है वो थ्रू सेंसर इट विल बी डिटेक्टेड, और वहाँ पे वो आप नीचे जाके अंडरग्राउंड आप उसको रिपेयर करके आप वापस आ सकते हैं। सर ये तो हो गया प्लग इन प्ले की बात। अब कौन कौन सी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो अपना सेटअप कर रही है या इंटरेस्ट शो कर रही है इस धुलेरा स्मार्ट सिटी के लिए? देखिए, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र करा कि सेमीकंडक्टर हब तो बन ही रहा है। 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से टाटा एक प्लांट का जो अनाउंसमेंट हो चुका है, और अभी 2 प्लांट उसके और लगे हैं। सो टाटा विल हैव अप्रॉक्सीमेटली 3 प्लांट्स इन धुलेरा। उसके अलावा नेक्स्ट जेन करके एक US बेस्ड एक अनदर सुपर पावर एक कंपनी है जो कि इसी मैन्युफैक्चरिंग में ही है, सेमीकंडक्टर के। तो वो 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उन्होंने भी कमिट कर दिया विद गुजरात गवर्नमेंट। उसके अलावा जो इनका सप्लायर बेस है वो तो आना ही आना है, विच विल बी ह्यूज। और अभी रिसेंटली कल परसों की ही न्यूज़ है, मर्क एक जर्मनी की कंपनी है, इट्स मल्टीनेशनल कंपनी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेशलिटी केमिकल्स, बहुत सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी की वो एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन द वर्ल्ड है। उसके साथ टाटा का टाई अप की बात चल रही है। दे वांट, बिकॉज देखिए सेमीकंडक्टर में अप्रॉक्सीमेटली 40% जो कॉस्ट है वो आपकी तकरीबन जो है वो स्पेशलिटी केमिकल्स की लगती है, वो स्पेशल गैसेस की लगती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में। तो उसका वहाँ पे अगर प्लांट धुलेरा में ही लग जाए तो देखिए आपकी कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बच जाएगी, है ना। तो ये चीज़ इंडस्ट्रीज आ रही हैं ऑलरेडी। इसके अलावा आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि आगे फ्यूचर है, आपके जितने भी मोबाइल्स, लैपटॉप्स, आपके LCDs, LEDs पैनल्स, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स आपके सब में, तो वो सब जो है आपके वो बनते हैं। वो अप्रॉक्सीमेटली समझ लीजिए तकरीबन कोई 40 बिलियन डॉलर्स की इंडिया में डिमांड है, और $5 बिलियन इंडिया में बनती है, बाकी सारा चाइना से आता है। तो क्या बात है। इंडिया चाहती है कि भाई हमारी डिपेंडेंसी अपॉन अदर कंट्रीज कम हो, हम खुद अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें और मेक इन इंडिया में पूरा करें, और आगे चल के वर्ल्ड को भी सप्लाई करें। सो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो गुजरात गवर्नमेंट ने फॉर सेमीकंडक्टर एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इसके लिए स्पेशल पॉलिसीज निकाली। तो उसके अलावा जो कंपनी है वो कंपनी जाबिल इज़ अनदर US बेस्ड कंपनी, जो कि ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। देन उसके बाद पॉलीकैब है वहाँ पे, देन रिन्यू पावर जो कि ऑलरेडी आपके सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। भाई 5,000 मेगावाट का प्लांट वहाँ लगना है, तो उसके लिए जो सोलर पैनल्स हैं वो वहीं मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। रिन्यू पावर ऑलरेडी फंक्शनल है वो कंपनी तो। और इसके अलावा जो है आपकी रिलायंस एज वेल एज अदानी को पोर्ट बनाना है। सो सारे बड़े ग्रुप्स जो है ना वो ऑलरेडी। सर एप्पल भी आएगा कल को। देखिए एप्पल भी आएगा कल को, बहुत सारी कंपनीज आएंगी सर। आप समझ लीजिए कि यहाँ पर इट्स गोइंग टू बी द मैन्युफैक्चरिंग हब, कोई एक्सीलेंस हब बन रहा है। मैंने आपको बोला EV का बादशाह जो है टेस्ला, could be because I think इतनी बड़ी कंपनीज को लैंड चाहिए। देखिए अभी क्या है, अभी US एंड इंडिया के बीच में जो टसल चल रहा है फॉर द ट्रेड के टैरिफ्स के लेके, तो अभी इट्स नॉट द राइट मोमेंट टू कमेंट ऑन दिस करंटली। बट डेफिनेटली देखो सर, रिलेशंस अपनी जगह मुझे लगता है बिजनेस रेवेन्यू जनरेट जिससे होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो आज भी मुझे लगता है ख़त्म नहीं होती हैं डिस्पाइट नोइंग कि रिलेशंस वैसे चलते हैं। तो ऐसे ही ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी जहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा लैंड पार्सल है, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को चाहिए वहाँ सेटअप। बड़ी जो सुपर पावर जो कंपनीज हैं ना, दे कैन नॉट इग्नोर दिलोरा, लेट मी टेल यू। ठीक है, अभी करंटली जो है वो है
बट फ्यूचर में मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी द मैन्युफैक्चरिंग हब। ट्रेडिंग नहीं रुक सकती ना, ट्रेडिंग तो चलेगी। ट्रेडिंग नहीं चलती, बिकॉज मैंने आपको जिक्र करा ना कि मैं आपको सिलिकॉन वैली से कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे सिलिकॉन वैली पूरी दुनिया में फेमस है, वैसे दुलेरा होने वाला है। सो आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट हुई है किसी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कंपनी से, अगर मैं बात करूं दुलेरा की? नहीं, ये सब तो मैंने आपको कंपनीज का नाम बता ही दिए ना, कि ये है जाबिल का जैसे बताया, टाटा का बताया, ये सारी ऑन बोर्ड, नेक्स्ट जेन ऑन बोर्ड है ये। उसका पॉलीकैब, आपका रिन्यू केबल, उसके अलावा आपकी टाटा का जो टाई अप है एयरबस के साथ, वो जो एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा वो MROs भी बन रहा है। आपकी मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑपरेशंस वहाँ पे होंगे। उसके अलावा वहाँ पे एविएशन एकेडमी बन रही है। आपके C295 जो फाइटर के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो बन रहे हैं। सो लॉट ऑफ कंपनीज हैव ऑलरेडी वहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। सो नथिंग टू वरी फ्रॉम दी डेवलपमेंट स्टेज, है ना, वो उससे बिल्कुल भी किसी भी इन्वेस्टर को वरी करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे वहाँ पे। सो व्हाट काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स आर बीइंग गिवन टू अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टर्स? जैसे सब्सिडीज होती हैं बड़ी बड़ी जैसे शहरों में मिलती हैं, तो क्या यहाँ पे रहेगा वो हिसाब? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है अंकित जी आपने। इसमें देखिए दो चीज़ों पे फोकस है, एक तो सेमीकंडक्टर और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना, रेजिडेंशियल की बात करूँ, सबका एक मेजर जो डिसीजन है वो इसी से है कि बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो एक तरीके से शहर बसेगा, और डिमांड सप्लाई होगी तो प्राइस हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सो कंपनीज नहीं आएंगे सर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, डिस्पाइट नोइंग कि एयरपोर्ट आ रहा है, हाईवे बन गया है। तो इसके लिए जब गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी, और जैसे आपने अभी जिक्र करा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत इंटरेस्ट शो कर रही है बिकॉज रेवेन्यू बहुत जनरेट होगा, इट्स वेरी वेरी नियर, मैं नियर तो नहीं कह रहा, बिल्कुल समुंदर के साथ लगा हुआ है, तो ट्रेडिंग बहुत अच्छी होगी हमारी, राइट? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें मैं आपको ये जिक्र करूंगा इस चीज़ का। देखिए, दो जैसे सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे जोर है, तो उसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट फोकस कर रही है सब्सिडीज़ देने के लिए। जो पहला लॉट था सम 13 बिलियन डॉलर्स का जो ऑलरेडी सब्सिडीज़ रिलीज़ हो चुका है, उसके अलावा अभी गुजरात गवर्नमेंट ने सेंटर को अप्रॉक्सीमेटली 45,000 करोड़ की और सब्सिडीज़ के लिए दे हैव सेंट द रिक्वेस्ट। उसके अलावा गुजरात गवर्नमेंट ने आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए सम 35,000 करोड़ की इनसे सब्सिडीज़ जो है वो की है। मतलब आप प्लांट लगाते हो तो 30 डेज़ में आपको आपकी सब्सिडीज़ मिल जाएंगी। उसके अलावा बिकॉज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होनी है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी वहाँ पे होनी बड़ी ज़रूरी है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर वहाँ पर कोई अपना प्लांट लगाता है तो उसमें भी उसको 12.5 करोड़ रुपए की एक आपको उनको एक सब्सिडी मिलेगी। सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट के फोकस से कि इन दोनों इंडस्ट्रीज़ को, जो कि फ्यूचर की इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको काफ़ी प्रमोट कर रही है इन टर्म्स ऑफ सब्सिडीज़ एंड डेवलपमेट। और दूसरा जो आपने मुझसे पूछा कि इन्वेस्टर्स जो हैं इस बेस पे वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे आएंगी, वहाँ पे वो आप इन्वेस्ट करेंगे कि डिमांड क्रिएट होगी, एंड यूज़र क्रिएट होगा, तो उनकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी। तो बिल्कुल सही है। देखिए, आपकी आज की डेट में अगर आप देखो तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया पूरा, है ना, जैसे कि आपने बोला गवर्नमेंट बना रही है, लेकिन जब तक उसके अंदर सोल नहीं आएगा, वो आत्मा नहीं आएगी, वो आत्मा कॉर्पोरेट्स है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉर्पोरेट्स की वहाँ पे एंट्री आने का मतलब है कि वो एक जॉब डेस्टिनेशन बन रहा है। तो जो सिटी में जॉब्स क्रिएट होने शुरू हो गई, वो अपने पैरों पे खुद ब खुद खड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी इसमें कोई एक्सटर्नल रिस्क, इंटरनल रिस्क को सब कवर्ड है। तो बिल्कुल भी इसमें कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। सर, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं या हाउसिंग, ग्रुप हाउसिंग की बात करते हैं, आज करंटली स्टेटस क्या है? क्योंकि ये तो डेवलपमेंट की बात हो गई कि क्या चीज़ें बन चुकी हैं या क्या आगे आनी है, या कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको कुछ कंपनी से टेक ओवर करा हो। देखिए, जहाँ तक रही बात आज की डेट की करंट स्टेटस की, तो नॉर्मली ऑन द एजेस पे जितने बहुत सारे डेवलपर्स हैं, उन लोगों के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑलरेडी, कुछ लोगों के ऑलरेडी कंप्लीट हो गए, उनकी विलास बन के रेडी हो गई हैं, और अब टाटा ग्रुप को रेजिडेंशियल तो चाहिए, सो वो लीज़ पे उनसे वो ली जा रही हैं। सो मेरा तो यही कहना है कि आज की डेट में आप वहाँ पे
प्लॉट में इन्वेस्ट करें किसी अच्छे डेवलपर मैंने के प्लॉट साथ। ले लिया सर, रजिस्ट्री प्लॉट करा ले- ली, हाँ। मैंने विला बना लिया, हाँ। बट आज मुझे लगता है कि फ्रूटफुल नहीं होगा उसका जो पर्पस है सर, वो नहीं, रिजॉल्व नहीं fruitful, होगा because- क्योंकि आज इतनी पॉपुलेशन नहीं है ना। आज जितने भी लोग हैं सानत से आते हैं जो टाटा में, टाटा सेमीकंडक्टर के वहाँ पे काम करते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, है ना। देखिए, बट फ्यूचर में 3 साल 4 साल 5 साल बाद स्कोप है तब हो सकता है। नहीं, देखिए आज की डेट में करंटली वहाँ पे रेजिडेंशियल की डिमांड बढ़ रही है, ज़्यादा है, बिकॉज उनके ऑफिसर्स आ रहे हैं और उसी की वजह से गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ, अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा 10 एकड़ का लैंड तो टाटास को उन्होंने अलॉट करा है कि वो अपना कुछ कंस्ट्रक्शन करके भी खुद भी कुछ वो बना सके। देखिए जब ये सिटी बन रहा है तो आपको रेजिडेंशियल की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। आज अगर आप वहाँ पे अपना विला बनाते हैं, एक अच्छे डेवलपर के साथ जोड़ते हैं और वहाँ पे अपनी विला कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपकी वो विला का आपको रेंटल रिटर्न जो है वो जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे डिमांड है इस वक्त। सर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसे हम लोगों ने कवर कर लिया, आपने मेट्रो के बारे में बताया, धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बताया, वी हैव कवर्ड एक्सप्रेसवे। मैं जानना चाह रहा हूँ सर, आईटी या ऐसे कौन से ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो करंटली अभी चल रहे हैं? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब इतना सारा, जब मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी जो फंक्शनल है जी, उसके अलावा अब और आगे गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट वहाँ पे अभी उन्होंने काम चल रहा है एक फायर स्टेशन का जी, 11 आपके गैराजेस का फायर स्टेशन रेडी हो रहा है। उसके अलावा वहाँ पे आपको एक टेंट सिटी बन रही है, 50 टेंट सिटी बन रही है जिसमें कि एग्जीक्यूटिव्स आके रह सकते हैं। उसके अलावा एक स्कूल बन रहा है वहाँ पे, एक हायर सेकेंडरी स्कूल बन रहा है। उसके अलावा वहाँ पे आपका एक 200 बेड का हॉस्पिटल जो है, ये सब टेंडर्स फ्लोटेड हैं ऑलरेडी और इस पर काम शुरू हो गया है। आपका जो हॉस्पिटल है 200 बेड का आईसीयू एंड ओपीडी, ये सब फैसिलिटीज़ के साथ वो शुरू हो रहा है। उसके अलावा आपका ये एक 5 स्टार होटल, एक कॉर्पोरेट होटल है, उसका 4000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट। सर एक होटल या एक हॉस्पिटल से पर्पस सॉल्व नहीं होगा ना, तो ये स्टार्टिंग है या ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है। जो एक्टिवेशन एरिया जो आपका है जो अभी 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का, ये वहाँ पे ये चीज़ें वर्ल्ड क्लास लेवल की बनाई जा रही हैं। उसके अलावा एक गेस्ट हाउस बन रहा है वहाँ पे, आप समझिए। और तो इतनी सब जब चीज़ें वहाँ पर बन रही हैं, सो ये एक नेक्स्ट फेज़ है आपका डेवलपमेंट का। तो ये जब एक्टिवेशन एरिया इतने में हो जाएगा, अब यही एक्टिवेशन एरिया जो आगे आपका बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा। आज सिर्फ इस 22.5 स्क्वायर किलोमीटर एक होटल आ रहा है, कल को 2 आएंगे, 4 आएंगे और वो 22.5 जब बढ़ के 55 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा और 150 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा तो आपके और भी होटल्स और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड होगा वहाँ की सहूलतें देने के लिए, वो सब आता रहेगा। सर एक और सवाल है मेरा, जैसे अलग अलग टाउन प्लान्स हैं, फेस 1 की अगर मैं बात करूं, जैसे TP1 है और TP2 है, इसका कितना काम हो चुका है, ये क्या कंप्लीट हो गया? देखिए जो फेज़ अभी जो 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का जो SIR जो है वो ऑलरेडी डिलीवर्ड है। अभी 55 स्क्वायर किलोमीटर का ऑलरेडी और उस पर काम चल रहा है, ठीक है जी, जो कि मेरे हिसाब से अगले 2 साल में उसके ऊपर आपको काम विजिबल ऑन दी ग्राउंड दिखने लगेगा। और उसके अलावा तकरीबन जो TP1 और TP2 का जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो 2029-30 तक आपका 155 स्क्वायर किलोमीटर का जो है वो एरिया एक्टिव होगा। सो अगले 5 सालों में अपनी पेटी, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और जो इन्वेस्टर्स से मैं कहूँगा कि जो वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भाई बी रेडी फॉर दी टेक ऑफ। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा, ये जो 2 एयरपोर्ट खुल रहा है दिसंबर में और जो अक्टूबर एंड में हाईवे खुल रहा है, आपके लैंड के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। तो सर ये ना सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हर कोई बात करता है सर पॉजिटिव, ये है, ऐसा है, वैसा है। सर मेरा ना एक सवाल जो रह गया, जो मेरे हर बार दिमाग में खड़कता है, हर कोई बात कर रहा है धुलेरा के बारे में, सरकार बदल गई तो क्या? देखो, अरे आपने मतलब फिर वही मैं वो शुरू करूँगा, सरकार बदल गई, ये स्पेशल, इसको SIR क्यों बोला गया, सर क्यों बोला गया, ये सर जी क्यों बनाया गया? इनको सर जी इसलिए बनाया गया है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है। अब जो पॉलिसीज़, जो सब्सिडीज़ वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए डिसाइड हो गई, वो सब्सिडीज़ एक सब ग्लोबल कंपनीज़ वहाँ पे आ रही हैं। सो अगर वो सब्सिडीज़ आप कल को बैकअप करोगे, सो इट्स नॉट पॉसिबल। सरकार बदले, नो इश्यूज़, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धुलेरा का जो काम शुरू हो चुका है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है, जो बड़े बड़े ग्लोबल कंपनीज़ की वहाँ इन्वेस्टमेंट हो गई है और बेस्ड ऑन दी सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, तो वो चीज़ आपकी रहेगी।
इट्स गोइंग टू बी देयर। जैसे आपका चाइना में, जैसे आपका शेंजन जो हमने पिछले पॉडकास्ट में जिक्र करा था, वो भी ऐसे ही शुरुआत हुई थी, उसकी भी ऐसे ही एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन सर के हिसाब से ही शुरुआत हुई थी कि जो ग्लोबल कंपनीज आएँ, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो उनके साथ साइन अप हो गए हैं, उनकी एक सैंक्टिटी वो रहनी चाहिए, तो वो रहेगी। सर आई थिंक सारी चीज़ें कवर कर ही ली है रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा 2-4 महीने में और कोई नई इन्फॉर्मेशन या नए अपडेट्स आते हैं तो प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज आई नो हर हफ्ते या 10 दिन में आपका चक्कर लगता है धुलेरा का। सो हमारी जनता को बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बैठे देखने को मिलेगी। सो गाइस, ये था आज का एपिसोड जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बारे में बताया। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपने पुराना एपिसोड नहीं देखा है जिस पे हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स, लीगैलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में बात करी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया। कुछ भी मिस आउट मत करना, क्योंकि ना बहुत सारे एक ह्यूमर्स होती हैं रिलेटेड टू धुलेरा कैसा है, कैसा नहीं है, प्रॉपर्टी कैसी आपको सेफ मिल रही है, नहीं मिल रही। सो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक शेयर कर दिया है, प्रोजेक्ट, लीगैलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया। तीसरा जो एपिसोड है जिसमें हम बात करेंगे गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज क्या क्या हैं, उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपकी। उसके बाद प्राइसिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्या आ सकता है, 19-21 का फर्क रहेगा, बट येस पास एक्सपीरियंस हम आपको बता देंगे कि 5 साल में आपका पैसा कितना मल्टीपल हो जाएगा अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी फॉर 5 ईयर्स है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रिस्क एंड कंसर्न्स, क्योंकि हर किसी को सबसे बड़ा फियर होता है कि यार इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो नहीं है, तो वो चीज़ें भी कवर करके आपको पूरा कॉन्फिडेंस देंगे। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल फॉर द नेक्स्ट एपिसोड जो आप लोगों के लिए अगली बार लेके आऊंगा। धन्यवाद। नमस्ते।